Hello everyone. I hope you are doing well in your life. I am your physics educator स्वागत पंडा and you are watching Academic Guy. इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में जो कि क्लास 11th 12th नीट के एग्जाम्स एंड जेई जो बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं उनके फाउंडेशन के लिए और बीएससी फिजिक्स जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें हम कोई ऐसा हार्ड मतलब टफ वर्ड लेके समझने की कोशिश नहीं करेंगे, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है, जिसमें हम पहले इंटीग्रेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उसके फॉर्मूले में जाएंगे और उसका सारा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आई होप ये डेरिवेटिव वाले पार्ट से थोड़ा छोटा हो जाए, क्योंकि डेरिवेटिव अगर तुम देख चुके हो देन इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए कोई हार्ड नहीं होगा, ये बहुत ईजी रहेगा। इसी वजह से अगर आप लोग डेरिवेटिव नहीं देखे हो देन ऊपर जो आई बटन में शो हो रहा है वीडियो उसमें क्लिक करो और पहले डेरिवेटिव देख के आओ, क्योंकि डेरिवेटिव देखने के बाद ये वीडियो तुम्हें बहुत ईजी लगने लगेगा। और ये अगर पहले बार देख रहे हो मतलब डेरिवेटिव से पहले देन थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आपको अगर नोट्स चाहिए देन लेफ्ट वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर राइट वाले को स्कैन करके मुझे मैसेज करो तो मैं भेज दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें डाउट पूछना है कुछ भी देन तुम राइट हैंड साइड वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्वागत.educator करके, तुम मैसेज करो कोई डाउट है अगर फिजिक्स रिलेटेड या फिर पढ़ाई के रिलेटेड, ठीक है। पब्लिक अकाउंट है, फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करो वरना ना करो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं हम, अरे ये तो इसको व्हाइट में लिखना पड़ेगा हमें। इसको बोलते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। ऑल ओके। इसका मतलब क्या है सर, समझ में नहीं आया? देखो मैं समझाता हूं। डेरिवेटिव क्या करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है हमारे पास तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2x होगा, है कि नहीं। n इंटू एक्स की पावर n-1 ना, n इंटू एक्स की पावर n-1 मतलब यहाँ पे n की जगह पे 2 है तो 2 इंटू एक्स की पावर 2-1 मतलब 2x हो जाएगा। सिंपल है यार, सही है ना। तो चलो, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे देन अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ओके, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। चलो हम इसको पहले लिख देते हैं, इसका थ्योरी को लिख देते हैं पहले। दूसरा, हमने साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन किया था। देखो बच्चों, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हर टाइप के बच्चे देखते हैं, ठीक है। अगर आपको स्लो लग रहा है देन प्लीज़ 1.25 या फिर 1.5 करके देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ऐसे ही मतलब पढ़ाने का सोचता हूँ क्योंकि ये सबके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि स्लो करके देखना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा बोरियस से लगेगा क्योंकि, लेकिन आप लोग स्पीड करके देख सकते हो वीडियो। तो इसी वजह से अगर आपको मेरा मतलब टीचिंग स्पीड थोड़ा स्लो लग रहा है देन आप 1.5 या फिर 1.25 करके देख सकते हैं। ओके, चलो। तो हमने अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तो उसका वैल्यू कितना आया था बेटा, cos x आया था कि नहीं, ठीक है। अच्छा सर, लेकिन इंटीग्रेशन क्या बोलता है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होके फिर अगेन साइन एक्स चला आएगा, ओके, ठीक है। अभी लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट, अगर हम 5x³ का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, 5x³ का डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या होता है 5 इंटू 3x के पावर 2। कॉन्स्टेंट को छेड़ना है क्या तुम्हें, मार खाओगे क्या कांस्टेंट से, उसको छेड़ना नहीं है रे भाई, वो बुरा मान जाता है। तुम्हें सिर्फ x को छेड़ना है, तो कांस्टेंट जैसा है उसको वैसा ही रख दो। इसी वजह से 5 को मैंने वैसा ही रख दिया। ऑल ओके,
ठीक है, तो अभी कितना आएगा, 15 x के पावर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव के हिसाब से अगर इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें 5x के पावर क्यूब आना चाहिए। हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलो रे, हाँ कि ना, यस ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बोलता है, मैं डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस हूं। अगर किसी चीज को हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, अगर उसको और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर रिपीट होके वही वाला टर्म आ जाएगा। अगर इसको ऐसे लिखूं तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अगेन ये क्या हो जाता है, डेरिवेटिव हो जाता है। समझे कि नहीं? अगर किसी चीज़ को डेरिवेटिव करो और वो निकलने के बाद उसको और एक बार इंटीग्रेशन कर लो, देन वो फिर रिपीट हो जाता है। समझे कि नहीं? हाँ कि ना बोलो। और इसको अगर ये समझ में नहीं आया, ये तुम्हारे दिक्कत हो गया, ठीक है, चलो चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हें दिक्कत है इसमें। तो चलो, सपोज हमारे पास एक ए क्वांटिटी था, उसको हमने डेरिवेटिव करके बी निकाल दिया। डेरिवेटिव करके क्या किया, डेरिवेटिव थोड़ा ऊपर से लिखेंगे, डेरिवेटिव करके हमने क्या किया, इसको b लिख दिया। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अभी क्या किया, अभी b को हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, a मिलेगा। अभी समझ में आया ना? अभी सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं मुझे बताओ। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। a को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो b मिलेगा, और b को अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर a मिल जाएगा। तो हुआ ना ऑपोजिट प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस, हुआ कि नहीं? हाँ कि ना बोलो, हुआ ना? ठीक है, इतना समझ में आया। इसको थोड़ा अभी रख देते हैं, थोड़ा अभी रख देते हैं। इसको क्या करेंगे, अभी बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट दे लेते हैं इंटीग्रेशन का, क्यों जरूरत होता है। चलो, तो अगर एक ग्राफ एज्यूम करें हम, ग्राफ, तुम लोग अगर काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो, अगर पढ़ चुके हो, देन मुझे बताओ, अगर मैं v और t ग्राफ ड्रॉ करता हूं, v और t ग्राफ ड्रॉ करता हूं, सपोज ऐसा है एक v और t ग्राफ, तो मुझे बताओ इनके बीच का एरिया, इनके बीच का ये ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? एरिया क्या देता है? ऑब्वियसली यार डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है क्या? और स्लोप क्या देता है? स्लोप देता है हमें dv/dt होके क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन देता है। हाँ कि ना? इसका एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। और स्लोप क्या देता है? अरे ये ई का बच्चा कहाँ गया, गुम हो गया क्या? अगर एरिया होता है तो क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट निकलता है। और स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन देता है। सर एरिया क्यों डिस्प्लेसमेंट देता है? अरे बेटा मुझे बताओ, इसका ये जो लेंथ है ये v हो गया, इसका ब्रीड्थ क्या है? t हो गया। तो मुझे बताओ एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीड्थ नहीं करोगे क्या रेक्टेंगुलर का? और लेंथ इंटू ब्रीड्थ मतलब v इंटू टी नहीं करोगे क्या? और मुझे बताओ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नहीं होता है क्या? और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v इंटू टाइम नहीं होगा क्या? देखो ये हो गया v इंटू टाइम, ये हो गया v इंटू टाइम। मतलब माने ना, मानते हो कि नहीं? एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, बल्कि बोल के देता है ना? ठीक है, लेकिन यहां पे तो रेक्टेंगुलर था इसीलिए हम इजीली मल्टीप्लाई कर दिए। अगर ट्रायंगुलर होता तो एक ऐसा, ये हो गया हमारा ग्राफ। क्या करोगे? अरे सर इसमें भी तो ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू लेंथ, सॉरी लेंथ यहाँ पे कहाँ आएगा यार, हाइट इंटू बेस आता है। हाइट हो गया कौन सा? ये हो गया हमारा हाइट। और बेस हो गया कौन सा? ये हो गया हमारा बेस। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर इस डायरेक्शन में हमारा v है और इस डायरेक्शन में t है, तो तुम क्या करोगे? हाफ इंटू v इंटू टी कर लोगे, सिंपल, और हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं मुझे बताओ। ठीक है सर, मान लिया। अभी अगर हमारे पास एक सेमी सर्किल लेते हैं, एक सेमी सर्किल,
ये लो मैंने एक सेमी सर्किल ले लिया। अरे सर ये भी तो इजी है ना हमारे लिए, क्योंकि सर्किल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, और सेमी सर्किल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसका भी एरिया निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूला से। अच्छा, तो फिर इंटीग्रेशन में क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। अरे बेटा देखो देखो इधर देखो, अभी एक खतरनाक भयानक सा ग्राफ हम लेते हैं, जैसे कि ये हो गया ग्राफ। इसका एरिया निकालो फॉर्मूला डाल के। ट्रायंगल का डालोगे, नहीं नहीं नहीं, ये तो रेक्टेंगुलर में जाएगा ना, नहीं यार ये तो सेमी सर्किल में जाएगा। अरे किसी में नहीं जाएगा। इसका निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, इंटीग्रेशन चाहिए। इसका निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, इंटीग्रेशन चाहिए इसका निकालने के लिए। ठीक है, इसको ओरिजिन से थोड़ा शुरू कर लेते हैं। इसका निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन कर लिया, यहाँ पे x2 पॉइंट है, यहाँ पे x1 पॉइंट है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, ना ये ट्रायंगल है, ना ये सेमी सर्कुलर है, ना ये रेक्टेंगुलर है, ना ये सिलिंड्रिकल है, ना ये कोन है। कोई सा भी जो ज्योमेट्रिकल शेप पढ़े हैं कोई सा भी नहीं है। तो इसके लिए एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, करेंगे ना सर, करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ऐसे। ये हो गया कितना, dx, और इसका जो हाइट हुआ ये हो गया हमारा y1। तो मुझे बताओ अभी ये पार्टिकुलर पॉइंट का एरिया कितना होगा। ये देखो यहाँ पे थोड़ा गौर करो, ऊपर मैंने गैप दे रखा है, जो एक आसपास के अप्रोक्सीमेट ट्रायंगल शेप जो है उसको मैंने थोड़ा गैप दे रखा है। एक्चुअल में ट्रायंगल नहीं होगा, अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअल में ट्रायंगल नहीं है, देखो थोड़ा कर्व होके है, ठीक है ना। उसके नीचे वाले टर्म को हमने एरिया लिया है, उसके नीचे वाले टर्म को हम एरिया ले रहे हैं। अगर इसको जूम आउट करूं, तो देखो ऐसे कुछ है, ऐसे वहां पे एक कर्व है, और मैंने यहां तक का एरिया निकाल रखा है, सिर्फ यहां तक का। ये हो गया हमारा dx, और ये हो गया हमारा y1। ये ऊपर वाला गैप है, उसका नहीं निकाल सकते। अरे कैसे निकालेंगे यार, उसको इंक्लूड कर लेंगे तो रेक्टेंगुलर तो नहीं होगा। अगर उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, ये टर्म पूरा, ये जो डायग्राम है ये तो रेक्टेंगुलर नहीं होगा। लेकिन अगर इसको छोड़ रहे हैं, मतलब y1 और dx एक रेक्टेंगुलर शेप आ रहा है कि नहीं। ये एक रेक्टेंगुलर, यहां से देखो ऐसे, ये एक रेक्टेंगुलर शेप आ रहा है, मतलब इसका एरिया निकाला जा सकता है y1 इंटू dx करके। अच्छा 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 सर, हाँ हाँ हाँ, दिमाग में आया, हाँ हाँ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं और एक पार्ट लेता हूं यहां से, यहां भी वही होगा। यहां पे क्या, और एक रेक्टेंगुलर बनाना पड़ेगा। ये हो गया अगेन dx, और ये हो गया, लेकिन यहां पे y2 हो जाएगा। तो अभी इसको अगर जूम आउट करूं, क्या हो गया, अभी ऐसे कुछ करके है ऊपर में, और नीचे अगर ड्रॉ करें तो हम जो रेक्टेंगुलर ड्रॉ किए हैं ऐसा कुछ आया है, देखो। और हम एरिया निकाल सकते हैं बस इतने पार्ट का। ये हो गया हमारा y2, ये हो गया हमारा dx, तो एरिया हो जाएगा y2 इंटू dx। खत्म बात। तो ऐसे करके हम छोटे छोटे पार्ट करके उसको डिवाइड करके एरिया निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, एरिया ऑफ द स्ट्रिप हो जाएगा, एरिया ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा। अभी अगर हम ऐसे से छोटे पार्ट करके करेंगे तो एरिया ऑफ द ग्राफ क्या होगा, समेशन ऑफ, छोड़ो समेशन अभी नहीं लेते हैं, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस डॉट 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 करके yn dx हो जाएगा, yn dx हो जाएगा। इसको अगर हम कैसे लिखेंगे, समेशन में लिखेंगे, n इक्वल टू 1 to n तक जाएगा, और यहाँ पे yn इक्वल इंटू dx, ये हो गया अभी समेशन। लेकिन ये समेशन में चीज़ क्या डिफरेंस है, मतलब दिक्कत है इसमें,
इसमें क्या दिक्कत है, ये जो ऊपर वाला देखो, अभी जो व्हाइट कलर में मार्क कर रहा हूँ, अभी जो व्हाइट कलर में मार्क कर रहा हूँ ये इंक्लूड नहीं है, इसका भी ये जो व्हाइट कलर पार्ट है ये इंक्लूड नहीं है, बस ये येलो वाला पार्ट और इसका इसका भी ये जो येलो वाला पार्ट है इंक्लूड है। लेकिन ग्राफ एरिया में तो सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हम, मतलब सही नहीं निकलेगा हमारा, है कि नहीं। इसीलिए दिक्कत आ गया ना समेसन निकालने पर। ऐसे जो छोटे छोटे पार्ट करके ऐड करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा, ऊपर वाले पार्ट को हम छोड़ ले रहे हैं। अभी अभी क्या हुआ, इंटीग्रेशन चाचा का आगमन हुआ, इंटीग्रेशन चाचा आ गए, उन्होंने बोला अरे रुको रुको, इसलिए तो मैं पैदा हुआ हूँ, यही दिक्कत को सॉल्व करने के लिए तो मैं पैदा हुआ हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ऐसा इतना लंबा करना नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन में यूज करके कैसे करेंगे, अगर हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्ट्रिप चाहिए तो मैं देता हूँ, इंटीग्रेशन चाचा ने बोले मैं देता हूँ एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इतना क्यों लंबा कर रहे हो समेशन के साथ मिलके। एरिया क्या हो जाएगा, y dx इंटीग्रेशन x फ्रॉम 1 to x2, मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये हो गया हमारा संपूर्ण एरिया निकल के आ जाएगा उस ग्राफ का, एकदम कोई छोटा सा भी टुकड़ा नहीं बचेगा उसका, सब कुछ इंक्लूड करके एरिया निकल के आ जाएगा अभी अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो, क्योंकि ये इंक्लूड हो गया ना, x1 से लेके x2 तक पूरा इंक्लूड हो गया, और अंदर भी मल्टीप्लाई है y इंटू डी एक्स। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्या दिक्कत आ रहा था समेशन में, क्यों सॉल्व किया इंटीग्रेशन में। समेशन में क्या दिक्कत आ रहा था, ये जो व्हाइट पार्ट है ऊपर देखो, ये जो व्हाइट पार्ट है दोनों का, उनको इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो एक ज्योमेट्रिक शेप में नहीं था, एक्चुअल ज्योमेट्रिक शेप में जिसका फॉर्मूला हमें पता है वो ज्योमेट्रिक शेप में नहीं था, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इंटीग्रेशन हमने लगा लिया तो क्या हो गया, ये पूरा सारे पार्ट को इंक्लूड कर लिया, अभी वो पूरा सारे पार्ट को इंक्लूड कर रहा है फ्रॉम x1 से लेकर x2 तक। इजी हो गया कि नहीं, अभी आ गया ये एरिया ऑफ द ग्राफ। इसीलिए ये जो प्रीवियस केस में हम एरिया निकाल रहे थे, इसमें तो तुम्हें ज्योमेट्रिक शेप में है तो तुम निकाल लिए, लेकिन जब एक्चुअल ज्योमेट्रिक शेप में नहीं होगा तो तुम्हें इंटीग्रेशन चाचा का हेल्प लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन चाचा का हेल्प लेना पड़ेगा, और तुम्हें उसका एरिया निकाल के v इंटू टी करके उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। मतलब हम यहां पे बोले कि v डॉट डी टी का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, यहां पे वही डिस्प्लेसमेंट ही देगा। ये तुम्हें फॉर्मूला याद था इसीलिए v इंटू टी कर लिए, लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन निकाल के तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, ऊपर में क्या हो जाएगा अपर लिमिट, होता है ना, जहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम T1 ले लेते हैं, यहाँ पे इसको T2 ले लेते हैं, तो लोअर लिमिट में हो जाएगा T1, अपर लिमिट में हो जाएगा T2। समझ में आया इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरत है हमें, इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरत है, समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरत है, समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, जल्दी बताओ। आ गया ना अभी समझ में, फिजिक्स में क्यों यूज होता है पता है, ठीक है। चलो, तो अभी तो इंटीग्रेशन चाचा चले आए, उसके बाद समेशन और इंटीग्रेशन के बीच का डिफरेंस तो ग्राफ में बता दिया मैंने, लेकिन अभी थोड़ा जानते हैं। क्या क्या जानेंगे, समेशन क्या, समेशन और इंटीग्रेशन दोनों में ही ऐड हो रहा है, दोनों में ही ऐड हो रहा है, लेकिन सर डिफरेंस क्या है। अरे बेटा, समेशन किसके लिए होता है, समेशन होता है डिस्क्रीट वैल्यू के लिए, सॉरी सी भूल गया, समेशन होता है डिस्क्रीट वैल्यू के लिए, और इंटीग्रेशन होता है कॉन्टिन्यूअस वैल्यू के लिए, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू के लिए। अभी सर कॉन्टिन्यूअस तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ये डिस्क्रीट का क्या मामला है, थोड़ा क्लियर कीजिए, थोड़ा क्लियर कीजिए। अरे करूंगा, देखो इधर देखो, डिस्क्रीट मतलब क्या है, हम जब भी समेशन लेते हैं n इक्वल टू 1 to 10 लेते हैं, और यहाँ पे सपोज मैंने मान लिया x है, n इक्वल टू 1 to x n है, चलो, तो
x इक्वल टू 1 to 10, मतलब n की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक लिख सकते हैं। मतलब ये जो समेशन करेंगे यहाँ पे x1 x2 x3 प्लस x4 करके डॉट 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 x10 तक करेंगे। हाँ सर, क्या दिक्कत है इसमें, ऐड तो होगा ही। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा y डॉट dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 1 से 10 तक लिमिट ले लिए और y डॉट dx इंटीग्रेशन किए, तो ये जो समेशन है इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है। देखो 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 मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर समेशन है इसमें हम n की वैल्यू 1.2, n की वैल्यू 2.5, n की वैल्यू 1.3, n की वैल्यू 5.3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को इंक्लूड कर पा रहे हैं। उनके बीच का जो नंबर है उनको इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। 1 से 2 के बीच और भी तो नंबर है ना, 1.25 1.2 1.05 1.59, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं समेशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में 1 to 10 मतलब पूरा कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं। यहाँ पे 1 इंक्लूड है, 1.2 1.3 1.4 2.7 3.9 सब कुछ इंक्लूड है। इसमें इंटीग्रेशन में पूरा सारे रिलेटिव चाचा मौसा फूफा जी सबको लेके चलता है। लेकिन इसमें क्या, पर्टिकुलर कुछ गिने चुने लोगों को लेके चलता है समेशन क्या करता है, कुछ गिने चुने लोगों को लेके चलता है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या करता है, पूरा सारे लोगों को लेकर चलता है, 1 से लेके 10 तक सारे लोगों को इंक्लूड करके चलता है। समझ में आया कि नहीं समेशन और इंटीग्रेशन के बीच का डिफरेंस। लेकिन सर डिस्क्रीट का वैल्यू क्या है अभी, ठीक है, तो मैं एकदम रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। देखो, अरे यार पेज खत्म हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है यार, कैसे करेंगे। ओके, कोई नहीं दिक्कत हो जाएगा। चलो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है। देखो, हम रास्ते में जा रहे थे लेकिन भेलपुरी नहीं खा रहे थे, हम रास्ते में बस जा रहे थे। तो ये हो गया हमारा रास्ता, इसके साइड में ऐसे पेड़ है, इसके साइड में ऐसे पेड़ है, इसके साइड में ऐसे पेड़ है। तो तुम्हारा जो रोड है, तुम जो जा रहे हो घर से कॉलेज, तुम्हारा जो रोड है ये हो गया तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस, ये कहीं पे छूटा हुआ नहीं रहता है, जहां पे जाते हो पूरा कॉन्टिन्यूअस रहता है। लेकिन पेड़ क्या होता है, एक यहां पे है तो एक यहां पे है और एक यहां पे है, थोड़ा डिस्टेंस में रहता है, पूरा मतलब रोड जैसा जॉइन होके रहता है, रोड पूरा कॉन्टिन्यूस रहता है। ऐसा पेड़ कभी भी नहीं रहता है। एक पेड़ मतलब दो पेड़ के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही होगा। तो ये हो गया, यहां पे ट्री है हमारा डिस्क्रीट वैल्यू, ट्री हो गया हमारा डिस्क्रीट वैल्यू, लेकिन रोड हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस। समझ में आया अभी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के बीच का डिफरेंस। डिस्क्रीट मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे वो वैल्यू प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस मतलब क्या, रोड की तरह पूरा एकदम चला जाएगा। समझ में आया, क्लियर ना, ठीक है, मुझे लग रहा है तुम समझ गए। तो अभी चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। लेकिन इंटीग्रेशन को बढ़ने से पहले इंटीग्रेशन में थोड़ा टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो जगह नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट होल्ड करोगे? अरे होल्ड करोगे क्या? करेंगे सर। अरे तुम्हारे वो जो अब बोलते हैं थोड़ा होल्ड करो, मम्मी बुला रहे हैं, तब तो बहुत अच्छे से होल्ड कर लेते हो। अभी मैं बोल रहा हूँ तो दिक्कत हो रहा है क्या? बोलो ना, ए बच्चा बोलना रे। 1 मिनट।
हाँ हो गया, हाँ ठीक है। अभी देखो देखो, तो अभी क्या होगा, इंटीग्रेशन का टाइप देखेंगे क्या क्या होता है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक होता है हमारा डेफिनाइट, एक होता है हमारा इनडेफिनाइट। सर ये डेफिनाइट क्या है? डेफिनाइट मतलब हमें गिवन होगा रे उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये क्या बोलेगा, अच्छा हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन दे रखा होगा कि ये हो गया 2 से लेके 3 तक है, ये हो गया हमारा डेफिनाइट। तुम्हें पता होगा कि उसका रेंज क्या है, जैसे यहाँ पे 2 से लेके 3 तक है, 2 से लेके 3 तक है उसका रेंज। लेकिन इनडेफिनाइट क्या करता है, इनडेफिनाइट में क्या होता है, इसमें कोई रेंज गिवन नहीं होता है, इसमें कोई रेंज गिवन नहीं होता है, इसके आगे और पीछे रहने वाला कोई नहीं रहता, इसीलिए इसको इनडेफिनाइट बोलते हैं। लेकिन डेफिनाइट में इसके आगे और पीछे वाले रहते हैं इसीलिए इसको डेफिनाइट बोलते हैं। तो जब हम इनडेफिनाइट वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे, इसके साथ हम एक कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे, इसके साथ में एक कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे। लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रल में कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना बोलना रे बेटा, हाँ कि ना बोलना, समझ में आया ना? तो डेफिनाइट में क्या होता है, कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं रहता है। लेकिन इनडेफिनाइट में क्या होता है, कांस्टेंट हमें मस्ट इंक्लूड करना पड़ता है। अभी चलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला में। अरे यहाँ पे इक्वल हट गया क्या? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है y इक्वल्स क्या है, x के पावर n गिवन है। अच्छा सर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें कुछ लिमिट गिवन है क्या रे बेटा? गिवन है क्या? नहीं है ना, तो हमें इसको कांस्टेंट को इंक्लूड करना मस्ट पड़ेगा, कांस्टेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा ही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इधर देखो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या है, n इज नॉट इक्वल टू -1। n क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तुम्हें अब तक सिर्फ पता होगा सर x की पावर n होता है तो x n+1 बाय n+1। लेकिन एक कंडीशन रहता है, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। क्यों सर -1 नहीं होना चाहिए? देखो अगर x का वैल्यू -1 dx का इंटीग्रेशन निकाले तो क्या होगा, -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1, मतलब 1/0 आ रहा है रे। इसका कुछ मीनिंग रहता है क्या? इसका कुछ मीनिंग रहता है? ये तो अनडिफाइंड हो जाता है, ये तो अनडिफाइंड हो जाता है। इसी वजह से n का पावर -1 नहीं होना चाहिए, n का पावर -1 नहीं होना चाहिए। तो सर मुझे अगर x का पावर 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या करूँगा सर? मैं बताऊँगा, थोड़ा सब्र रख, मैं बताऊँगा। ये समझ में आया ना क्यों नहीं होगा? n के पावर -1 क्यों नहीं हो सकता? समझ में आया कि नहीं मुझे बता, समझ में आया ना? ठीक है, अभी y की पावर x है तो x dx इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है तो x के पावर 1 + 1 बाय 1 + 1 + c इक्वल टू x² 2 + c। ईजी है, एकदम ईजी है ना, एकदम ईजी है। अभी आ गया y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे सर कांस्टेंट है, इसका तो कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, क्या करेंगे? मैंने मान लिया कि कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, 1 भी तो कांस्टेंट है। तुम्हारे मर्जी जो मान लो यार, ठीक है सर 1 कैसे मान सकते हैं, हम 5 मान लेते हैं। एक कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? अरे बेटा इसके साथ मैं 1 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत है क्या? 1 तो बेकार पड़ा रहता है ना मल्टीप्लिकेशन में, कहीं से भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा रीअरेंज करूँ तो 5 × x के पावर 0 लिख सकता हूँ क्या? जी सर लिख सकते हो। अभी इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट को इसमें भी छेड़ना नहीं है, कांस्टेंट को इसमें भी छेड़ना नहीं है, तो 5 आगे आ गया,
एक्स की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो क्या हो गया 5 इंटू एक्स की पावर 1 और इक्वल टू 5 इंटू एक्स। खत्म बात, कांस्टेंट का निकल के आ गया, कांस्टेंट का निकल के आ गया, कांस्टेंट का निकल के आ गया। अभी पावर क्या है इसका, रूट मतलब पावर है 1/2 dx। तो क्या करेंगे बेटा, 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी करेंगे, क्या हो जाएगा फिर 1/2 प्लस 1 मतलब x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं, 1/x का रूट ओवर है ना, इसको हम x की पावर -1/2 नहीं कर सकते क्या, x के पावर -1/2 नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं सर। तो इसको क्या करेंगे फिर, x की पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू -1/2 प्लस 1 क्या होता है बेटा, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c हो गया कि नहीं मुझे बता। थोड़ा वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, तू देख ले पहले। देखो क्या हो गया, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 हो गया। अभी e के पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x प्लस c हो जाएगा। ये e के पावर x ऐसा क्वांटिटी है, ये जो e की पावर x है एक ऐसा क्वांटिटी है, ना ये डेरिवेटिव में बदलता है ना ये इंटीग्रेशन में बदलता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम इसको डेरिवेटिव करके मारो या फिर इंटीग्रेशन करके मारो, ये ऐसे ही पड़ा रहता है ex करके। समझ में आया ना, ठीक है। अभी देखो मैंने फास्ट पेज में तुम्हें बताया था बेटा, मैंने फास्ट पेज में तुम्हें बताया था, कहाँ गया फास्ट पेज, यहाँ पे देखो कितना चेंज हो गया। हाँ मैंने क्या बोल रखा था, 2x का इंटीग्रेशन अगर करेंगे x² आना चाहिए। अभी करेंगे करेंगे देखो 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 करते हैं मजा आएगा। देखो 2x dx का इंटीग्रेशन, 2 क्या है कांस्टेंट है, लिख दिए, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो कितना आया 2 इंटू x²/2 इक्वल टू x²। निकला ना, प्रूफ हुआ कि नहीं मुझे बता, प्रूफ हुआ कि नहीं बता ना, जल्दी हुआ ना। अभी नीचे देखेंगे, नीचे और एक बार इसको देखेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 के पावर x³ सॉरी इसको क्या करना है, 15x² को करेंगे। 15x² को अगर इंटीग्रेशन कर दिए तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, 15 को एज इट इज लिख देंगे, तो x की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 15 x की पावर क्यूब बाय 3, तो 3 5 कैंसल आउट, बचा कितना 5 इंटू एक्स की पावर क्यूब, बचा कितना 5 की पावर x³ देखो तो रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं, मानते हो ना, रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं, मानते हो ना, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिवर्स प्रोसेस। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो प्रूव कर दिया मैंने कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है करके, ठीक है। अभी एक आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया। अभी क्या है देखो 2x² है, लिख दो 2x² का अभी किए ना, शायद अभी किया, ठीक है और एक बार करेंगे। 2x² का इंटीग्रेशन मतलब 2 को तो छेड़ेंगे नहीं, 2 को छेड़ना नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, लिख दिए x की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, तो इक्वल टू हो गया 2/3 x के पावर क्यूब। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डेफिनाइट है, यहाँ पे प्लस c लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनाइट है, इसमें कोई प्लस का c नहीं लगेगा, कोई प्लस का c नहीं लगेगा। क्या करना पड़ेगा देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, x² का तो पता है तुम्हें, x के पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, इसका लिमिट दे रखा है 1 से लेके 2 तक, तो क्या करेंगे x³ बाय 3 लिमिट 1 से लेके 2, तो पहले क्या करेंगे x की जगह पे 2 के वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 माइनस x की जगह पे 1 के वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा 8/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 7/3 हमारा आ गया। देखो ये तो खुद एक कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट लिखेंगे क्या यार, इसमें क्या होता है कांस्टेंट ऐसे नहीं आता है, इसी वजह से हमें इंक्लूड करना रहता है, लेकिन इसमें अगर रेंज दे रखा होता है उसमें ऑलरेडी कांस्टेंट चला आता है। समझ में आया ना, समझ में आया क्या होता है। नेक्स्ट देखो अभी 3x² है, 3x³ है, सॉरी क्या करेंगे
3 को तो छेड़ेंगे नहीं, x के पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इक्वल टू क्या करेंगे 3x 4/4। लेकिन बेटा इसमें लिमिट दे रखा है रे, अच्छे से देखेगी नहीं, तो 3/4 कर लेंगे। तो पहले 2 के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4 कर लेंगे। क्या हो गया 3/4, 2 के पावर 4 मतलब 16 माइनस 1, तो कितना होगा 3 × 15/4, तो 45/4 हमारा फाइनल आंसर आएगा कि नहीं। मैं थोड़ा इस तरफ हो जाता हूँ, देखो 45/4 आएगा कि नहीं, यहाँ पे 45/4 आएगा कि नहीं मुझे बता। निकला है ना, यहाँ पे देख, यहाँ पे एकदम यहाँ पे देख 45/4 आएगा ना। ठीक है, समझ में आया ना। अभी आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन। अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे बढ़ेंगे। क्या बोलते हो, बोलो, इतना ही करना है ना, ठीक है। एक क्लास में ही सारा डाल देंगे तो तुम्हारे लिए भी बर्डन सा लगने लगेगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलो, तो मैंने बोल रखा है कि अगर तुम्हें नोट्स चाहिए या फिर डाउट पूछना हो तो ये वाले तो को स्कैन कर सकते हो, ठीक है। इंस्टा में तुम अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। बस तुम्हारा डाउट हुआ तो स्कैन करो, पूछ लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।